हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतगुरु क्लासेस। आपका स्वागत है इस 9th क्लास के अगले लेक्चर में। आप लोग जानते हैं कि 2 लेक्चर हमारे आ चुके हैं और ये 9th क्लास का तीसरा लेक्चर है। ज्यादा से ज्यादा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसके लिए आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और जो भी आपने जो सीखा हुआ करे उसको आप लोग कमेंट में जरूर से लिखा कीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या अभी तक सीख चुके हैं कि पदार्थ क्या होता है। फिर हम लोगों ने सीख चुके हैं कि पदार्थ को कितने टाइप से बांटते हैं। तो 2 टाइप से मतलब बांटते हैं, भौतिक रूप पर और मतलब काय के रूप पर, रासायनिक रूप पर। फिर भौतिक रूप से हमने कितने टाइप से समझाया था कि आपको कि 5 टाइप से पदार्थ को बांटते हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस और नंबर 4 प्लाज्मा। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सर थोड़ा सा प्लाज्मा कम समझ में आया, तो इसके लिए हम आगे आपको लेक्चर में समझा देंगे कि प्लाज्मा को और डिटेल से। थोड़ा सा टफ हो गया था वो वाला मतलब वीडियो। ठीक, तो आज हम लोग मतलब पदार्थ की 5वीं अवस्था सीखते हैं। उसका नाम है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है, इसके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। इसी के लिए आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। सन 1924 में एक भारतीय साइंटिस्ट हुए जिनका नाम हुआ SN बोस, सत्येंद्रनाथ बोस। 1924 में इन्होंने क्या किया, एक जर्मन साइंटिस्ट जो कि बाद में अमेरिका में जाकर शिफ्ट हो गए, उनका नाम था एल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने क्या किया, इनको एक चिट्ठी लिखी एल्बर्ट आइंस्टाइन को, और चिट्ठी में इन्होंने एक पदार्थ की नई अवस्था का उल्लेख किया। आज का लेक्चर थोड़ा सा टफ होने वाला है, तो इसलिए कॉपी पेन लेकर आराम से देखिए और इसको ध्यान से समझिए। देखिए, 1924 में क्या हुआ, भारतीय साइंटिस्ट जिनको हमको भारतीय साहित्य में या मतलब साइंटिस्ट में इनके ऊपर काफी मतलब गर्व मतलब महसूस किया जाता है। इन्होंने 1924 में इनको एक चिट्ठी लिखी और एक बात लिखी कि पदार्थ की 4 अवस्थाएं तो हैं, लेकिन सर पदार्थ की 5वीं अवस्था भी हो सकती है या आ सकती है। तो इन्होंने इनकी बात को समझा और इनको वापस से रिस्पॉन्स मतलब किया। देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा था कि बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। तो जो अवस्था इन्होंने मिलकर बनाई उसी को नाम दिया गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक, तो इन्होंने ये, मैंने उस दिन समझाया था कि किसी भी पदार्थ को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो ये अणुओं में टूट जाता है, काय में मतलब टूट जाता है, अणुओं में। और जब इस अणुओं को तोड़ देते हैं तो परमाणु में टूट जाता है। काय में टूट जाता है, परमाणु में टूट जाता है। आ गई इतनी बात समझ में। और जब हम परमाणु को तोड़ देते हैं तो परमाणु 2 भागों में टूटता है, एक तो नाभिक में टूटता है, एक काय में टूटता है, नाभिक में टूटता है और काय में टूटता है, नाभिक के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों में टूटता है। इलेक्ट्रॉन 2 प्रकार के होते हैं, तो मैंने ये बताया था, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास होते हैं उनको संबद्ध इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और जो नाभिक से दूर होते हैं जिनको बाहर निकाल लिया जाता है या निकाला जा सकता है, उन्हें हम लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई है, कोई दिक्कत है? बोस-आइंस्टीन को समझने से पहले हमको 2-3 बातें समझनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पदार्थ एक नया कण इन्होंने खोजा जिसका नाम था बोसॉन। क्या, बोसॉन। अब आप लोग पूछेंगे कि बोसॉन क्या होता है, तो हेडिंग लगा लीजिए, ये सीखने से पहले हेडिंग लगा लीजिए बोसॉन की। बोसॉन क्या होता है, याद रखिए कि मैंने ये समझाया है कि कोई भी पदार्थ है तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और बीच में क्या होता है, नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक होता है। तो बीच में नाभिक होता है तो इसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और क्या होता है, न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर वाली कक्षाओं में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बोसॉन क्या है, बोसॉन वह कण है जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर इवन आ रही है, क्या आ रही है, इवन आ रही। जैसे कि मान लीजिए इस यहाँ पर पार्टिकल 3 थे, इलेक्ट्रॉन भी कितने, 3 थे, न्यूट्रॉन भी तुम्हारे मान लीजिए न्यूट्रॉन कितने थे, तो 6, यहाँ पर न्यूट्रॉन 4 थे, तो 4 3 7 और 7 3 10,
कि कितना आ गया, इवन नंबर आ गया, मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को अगर जोड़ने पर इवन नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। तो तुम्हारा क्या होता है, उस कण को हम लोग क्या कहते हैं, उस वाले कण को हम लोग क्या कहते हैं, बोसॉन कहते हैं। अगर कोई तुमसे पूछ दे कि मतलब बोसॉन क्या होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, जब किसी गैस के या जब किसी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का योग सम संख्या आता है, तो ऐसे कण को हम लोग क्या कहते हैं, बोसॉन कहते हैं। अच्छा, यहीं पर अगर आप लोग क्वेश्चन पूछ देते कि अगर ऑड संख्या आ जाए, मतलब विषम संख्या आ जाए, मतलब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ने पर क्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए, तब भैया क्या होगा, तो तब होता है फर्मियान। तब क्या होता है, फर्मियान। ये थोड़ी चीजें कठिन है और ये आपको कोई बताता भी नहीं है। आ गई बात समझ में, ये थोड़ी सी कठिन चीजें हैं, तो आप लोग ध्यान से देखना। जब हम लोग प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को और इलेक्ट्रॉनों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे अगर ऑड नंबर आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी कैसे शो करता है, फर्मियान की प्रॉपर्टी शो करता है। इतनी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है इतनी बात में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। तो बोसॉन क्या होता है, अभी आप लोगों ने सीख लिया। तो आप लोगों ने अगर सीख लिया, तो अब हम लोग चलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के ऊपर। तो यहां पर इन्होंने बात कही 1924 में कि यदि किसी गैस के यदि किसी गैस के बोसॉन के कण, किसी गैस के बोसॉन के कण को कम दाब तथा बहुत ही कम ताप, ये बहुत ही कम ताप लगभग शून्य के बराबर। तो शून्य कितना होता, माइनस का 273 डिग्री केल्विन, ये भी कह सकते हैं। या इसको मिलीलीटर में भी, मतलब मिली टेम्परेचर में भी जा सकते हैं, जैसे 10 की पावर माइनस नैनो टेम्परेचर, ठीक है, सेंटीग्रेड, 10 की पावर माइनस का 9 नैनो सेंटीग्रेड, इतने टेम्परेचर में हम लोग जा सकते हैं। बहुत कम होना चाहिए टेम्परेचर, क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तो मतलब मैंने क्या समझाया है कि यदि किसी गैस के बोसॉन के कण को यदि कम दाब और बहुत ही कम ताप, इतना पर मिलाते हैं तो वे कण अलग ही अवस्था दर्शाने लगते हैं, जिसे सुपर एटम कहते हैं, सुपर एटम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सुपर एटम कहते हैं। देखिए क्या हुआ कि जब किसी गैस के बोसॉन के कण, बोसॉन अभी मैंने समझाया था कि जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर सम संख्या आ जाए, तो उसी को क्या कहते हैं, बोसॉन कहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, यदि किसी गैस के बोसॉन के कण को कम दाब और कम ही ताप पर हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो वे कण एक अलग अवस्था दर्शाने लगते हैं, जिसे क्या कहते हैं, सुपर एटम कहते हैं। और इसी अवस्था को क्या कहते हैं, इसी अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं।
क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट मतलब कहते हैं। बताइए आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। और दिवाली की तैयारी कैसी चल रही है आपको कमेंट में बताना जरूर। सभी लोग कमेंट नहीं करते हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है तुम्हारी। और 10 वाले विशेष कर ध्यान दें कि तुम लोगों की बोर्ड की पूरी तैयारी कराई जाएगी। और 9 ऐसा नहीं है कि ये 10 वाले बच्चों को नहीं देखना है, ये 10 वाले बच्चों को ही देखना है। जब तक उनका बेसिक नहीं क्लियर होगा तब तक वो लोग आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। नोट कर लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की मतलब बात करते हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं कि भैया ताप को कम क्यों करते हैं। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर मतलब यहाँ पर एक बात सीखी मतलब देखी कि ताप को कम कर देते हैं, दाब को कम कर देते हैं और बहुत ही कम ताप पर, और बहुत ताप भी क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए उसी के आगे बात करते हैं। और ये आपके प्लाज्मा का क्या है? नहीं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का क्या है? चित्र। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए आज मैं आपको 2-3 बातें मतलब बता रहा हूं अच्छी, उस पर भी विशेष ध्यान रखना कि अगर हम लोग दाब क्यों करते हैं, दाब जो होता है, इस दाब को कम क्यों रखते हैं, दाब को हम लोग कम क्यों रखते हैं। देखिए एक मैं तुमको बात बता दूं, अगर मान लीजिए द्रव के कोई कण है, एक ये मतलब कण का है द्रव का है, एक ये दूसरा कण का है द्रव का है। जब ये या तो ये वाला कण जो ये वाला कण है ये काय का है? गैस का है। और ये वाला कण क्या है? गैस का है। जब ये दोनों आपस में टकराएंगे तब ये द्रव में परिवर्तित नहीं होते, द्रव में परिवर्तित नहीं होंगे। याद रखना, वही कण द्रव में परिवर्तित हो सकता है, वही कण द्रव में परिवर्तित हो सकता है जब 3 बॉडी आपस में टकराती हैं। अलग अलग कैसी, कितनी मतलब बॉडी? 3 बॉडी टकराएंगी। एक ये वाला हो गया पार्टिकल, एक मतलब ये वाला हो गया, ये वाला द्रव का कलर हो गया, और एक मान लीजिए आपका एक ये वाला द्रव का पार्टिकल हो गया। याद रखना, जब ये इसमें और ये इसमें जब टकराते हैं तभी द्रव बनता है। मतलब कोई भी चीज अगर द्रव बन रही है तो 2 बॉडी अगर टकरा रही है आपस में तो फिर वो द्रव नहीं बनेगा। किसी भी पदार्थ को द्रव बनने के लिए उसमें 3 अणुओं का होना बहुत जरूरी है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। तो अच्छा, हम लोगों ने पीछे क्या सीखा कि अगर कम से कम बोसोन के उच्च मतलब निम्न दाब इसलिए रखते हैं क्योंकि ये बहुत दूर दूर होते हैं गैस के अणु, और जब गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं तो आपस में पास में ना जा पाए। ठीक, आ गई बात समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। इसी के आगे हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि यहां पर आपको 3 चित्र दिख रहे होंगे। अभी आपको ये चित्र नहीं समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। इन चित्र को समझाने का मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूं। देखिए एक टॉपिक है आगे चल के, उसका नाम है संवेग। क्या नाम है? संवेग। संवेग क्या होता है? संवेग होता है यम इंटू का वी। यम क्या है? द्रव्यमान है। यम क्या है? द्रव्यमान है। और वी क्या है? वी क्या है? वी क्या है? वेग है। जैसे यहां पर मैं तुमको 2 बातें समझा रहा हूं कि एक मान लो ये दौड़ रहा है, ये दौड़ रहा है कण, ये क्या दौड़ रहा है? कण। और ये एक दौड़ रही है कार। ये क्या दौड़ रही है? कार। तो कण मान लीजिए होता है 10 ग्राम का, बोलिए, और ये कार होती है 100 किलो की। कितने किलो की? 100 किलो की। अगर तुम्हारा वेग का मतलब ये जो वेग है वी, ये भी चल रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये भी चल रहा है तुम्हारी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बताओ पी का जो ये संवेग है, किसका संवेग ज्यादा होगा? बताइए भाई। ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो इन दोनों में तेज मतलब किसका संवेग ज्यादा होगा? बताइए। आप लोगों के लिए ये कमेंट में क्वेश्चन है कि इन दोनों में किसका संवेग ज्यादा होगा। तो हमेशा याद रखना, जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका संवेग ज्यादा। और इन दोनों में क्या होगा? अगर मान लीजिए यहां पर हम ये कर देते कि ये भी जो कण है ये भी तुम्हारा 50 केजी का है, और ये भी तुम्हारा कण क्या है? ये भी तुम्हारा कण कितने के मतलब केजी का है? 50 केजी का है। और ये जो चल रहा है ये वाला ये चल रहा है 10
किलोमीटर प्रति घंटा, और ये चल रहा है तुम्हारा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब संवेग किसका ज्यादा होगा? जिसका वेग ज्यादा होगा, जिसका क्या ज्यादा होगा? वेग ज्यादा होगा, उसका संवेग क्या होगा? ज्यादा होगा। थोड़ी सी बात अगर ना समझ में आए तो बता देना, क्योंकि थोड़ी सी चीजें कठिन है। ठीक, जो ना समझ में आए वो बता देना, तो आपको अगले लेक्चर में समझा दिया जाएगा। आ गई बात समझ में? अच्छा, बहुत लोगों ने ये समझाया कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है। चलिए देखते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक ये सीखा है, एक दे ब्रोगली साइंटिस्ट हुए। कौन से मतलब साइंटिस्ट हुए? दे ब्रोगली। दे ब्रोगली ने ये कहा कि याद रखना कि किसी भी पदार्थ का जो संवेग होता है, जो क्या होता है? संवेग होता है। किसी भी पदार्थ का जो संवेग होता है वह क्या होता है? वह वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? तरंग की लंबाई, तरंग की लंबाई के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो किसी भी पदार्थ का जो संवेग होता है वो तरंग की लंबाई का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और याद रखना कि कोई भी अगर कण है, कोई भी क्या है? कण है, तो वह तरंग की भांति व्यवहार करता है। कैसी? तरंग की भांति व्यवहार करता है। अगर कोई भी कण है तो किसकी भांति मतलब व्यवहार करता है? तरंग की भांति व्यवहार करता है। इस बात को मैं तुमको ऐसे समझा सकता हूं कि जैसे जब साइंटिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था कि जब इलेक्ट्रॉन को ऐसे नॉर्मल पदार्थ से मतलब देखा जाता था, लैब में देखा जाता था, तो वो एक पार्टिकल के रूप में दिखाई देता था। किसके रूप में दिखाई देता था? पार्टिकल के रूप में। ठीक, लेकिन जैसे ही उस इलेक्ट्रॉन को कैमरे के सामने रख दिया जाता था, तब वो वेव की तरह मतलब तरंग की तरह दिखाई देता था। अब बात करते हैं, तुम लोग पूछोगे कि ये तरंग की लंबाई क्या होती है। जैसे तरंग की लंबाई क्या होती है, इस बात को देखिए। जैसे ये कोई एक तरंग चल रही है, ठीक, तो ये इस भाग को स्रंग बोलते हैं। इस वाली बात को क्या बोलते हैं? स्रंग बोलते हैं। और इस दूसरे वाले भाग को क्या बोलते हैं? इसको भी हम लोग स्रंग बोलते हैं। तो एक स्रंग से दूसरे स्रंग तक की लंबाई को क्या? तरंग की लंबाई बोलते हैं। एक मतलब स्रंग से दूसरे मतलब स्रंग तक की दूरी को क्या मतलब कहते हैं? तरंग की लंबाई कहते हैं। और इसे बहुत लोग तरंग दैर्ध्य भी कहते हैं। तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है? किसी भी तरंग के कैसे स्रंग से स्रंग तक की दूरी, या गर्त से गर्त का मतलब नीचे से इस वाले की बीच की दूरी को क्या मतलब कहते हैं? तरंग की लंबाई कहते हैं। ठीक, और इसे हम लोग लैम्डा से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? लैम्डा से। तो एक सूत्र तुम्हारा क्या आ गया? P बराबर का 1/लैम्डा। लैम्डा का मतलब क्या होगा कि अगर ये वाले तुम्हारे इन दोनों के बीच की दूरी ज्यादा है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्यादा है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्यादा है, तो तरंग जो तुम्हारा संवेग होगा वो क्या होगा? कम होगा। और क्या होगा? अगर तुम्हारे इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी तुम्हारी क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी तुम्हारी क्या है? कम है। इन दोनों बीच की दूरी कम है, तो संवेग क्या होगा? ज्यादा होगा। बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई? आज का लेक्चर थोड़ा सा कठिन है, अपने मन पे हाथ धर के आराम से पढ़ लो। आगे की जो चीजें होंगी वो सरल होंगी। मैं तुमको ये नहीं कहना चाहता हूं कि चीजें बहुत आसान होंगी। अगर आसान होंगी तो बहुत लोग हैं, ठीक, थोड़ी सी चीजें कठिन है। तो जब इसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी? कम होगी, तो इसका संवेग क्या होगा? ज्यादा होगा। संवेग ज्यादा का मतलब ये है कि जैसे मान लो एक हाथी चल रहा है और एक इलेक्ट्रॉन, एक तुमने डीला को फेंका, तो ये बताइए तरंग का गुण किसके पास ज्यादा होगा? हाथी के पास या टीले के पास? अच्छा, आ गई ना बात समझ में? भाई हाथी कैसे चलेगा? हाथी चलेगा, जैसे मैं यहाँ पर एक स्लाइड ले लेता हूं, हाथी कैसे चलेगा? तरंग का गुण जब बनाएगा ऐसे ऐसे है, लेकिन एक डीला कैसे जाएगा? ऐसे 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 ऐसे। तो ये बताइए, जो स्रंग से स्रंग तक की बीच की दूरी है, जो स्रंग से स्रंग तक की दूरी है, वो क्या होगी? भाई ये वाली कम होगी ना। जब ये वाली कम होगी, तरंग से मतलब गर्त से गर्त तक की दूरी कम होगी, तो इसका संवेग क्या होगा? इसका संवेग ज्यादा होगा।
और हाथी वाले में क्या है, ये यहाँ से बहुत दूर दूर तक है, तो हाथी वाले की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी। भाई गर्त से गर्त तक की दूरी बहुत ज्यादा है, और जब बहुत ज्यादा है तो इसका संवेग क्या होगा, कम होगा। अब बात समझ में आ रही है, इससे तुमको बात समझ में आ जानी चाहिए थी मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इतनी बात को समझते हुए चलिए हम लोग देखते हैं आगे की बात। तो यहां पर आपको देखिए कुछ कण दिख रहे होंगे, सबसे ऊपर वाले चित्र में देखिए आपको कुछ कण दिख रहे होंगे जो बहुत दूर दूर है। तो जो कैसे हैं, बहुत दूर दूर है, कुछ कोई यहाँ है, 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 ऐसे बहुत दूर दूर है। ठीक, इन कणों को क्या करते हैं देखिए, और इस वाले ग्राफ में क्या मतलब देखते हैं कि इन कणों की अलग अलग ऊर्जा है। इस कण की ये ऊर्जा है, इस वाले कण की ये ऊर्जा है, इस वाले कण की ये ऊर्जा है। ठीक, आगे ना मतलब बात समझ में, ये जितने भी बोसोन के कण हैं अभी बहुत अलग अलग हैं और इनकी ऊर्जाएं भी क्या है, अलग अलग है। ठीक, जब लेकिन इसको हम बहुत कम दाब पर, अब इसको बोस आइंस्टीन मतलब बीएससी में मतलब कन्वर्ट करना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में इसको मतलब कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इसका ताप क्या कर देंगे, इसका ताप क्या कर देंगे, ताप इसका क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और दाब क्या कर देंगे, वह दाब भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जब दाब और ताप क्या कर देंगे, कम कर देंगे, तो ये पूरे पदार्थ आपस में कुछ आपको ऐसे दिखाई देने लगेंगे, जो कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो मिल गए पदार्थ। ये जो कण थे बोसान के, वो आपको कैसे लग रहे हैं, मिल गए पदार्थ। आगे ना बात समझ में, जो सारे मिले हुए आपको बोसोन के कण दिख रहे हैं, यही कणों को हम लोग बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। आ गई बात समझ में। और ये जो इस पूरे ये जो पदार्थ बनकर आया है, इस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, सुपर एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर एटम कहते हैं। चलिए, तो इन्होंने बनाकर तो दे दिया, किन्होंने, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, और किसने, सत्येंद्रनाथ बोस ने। लेकिन अब बात आती है इसके प्रैक्टिकल करने की। अभी तक मैंने आपको क्या समझाया, देख लीजिए एक बार फिर से। मैंने ये समझाया कि पदार्थ को अगर तोड़ते हैं तो अणु में टूटता है, अणु में अगर तोड़ देते हैं तो परमाणु में टूटता है, और मतलब परमाणु को दो टाइप से तोड़ते हैं कि परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। नाभिक कहाँ होता है, एकदम बीच में, और बीच में नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होते हैं। बाहर क्या होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार के होते हैं, सम्बद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन। सम्बद्ध इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के पास वाली कक्षा में, कहाँ पे, पास वाली कक्षा, और ये जो दूर वाली कक्षा का है, ये कैसा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये कैसा है, इसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, तो क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फिर मतलब मैंने क्या समझाया कि 1924 में ये मतलब इन्होंने सत्येंद्रनाथ बोस ने आइंस्टाइन जी को चिट्ठी लिखी और कहा कि मुझे एक पदार्थ की नई अवस्था का पता लगा है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो इन्होंने देखा क्या कि यदि किसी गैस के बोसान के कणों को कम दाब तथा बहुत ही कम ताप पर हम लोग क्या कर देते हैं, मिलाते हैं, तो वे कण एक अलग ही अवस्था दर्शाने लगते हैं, और इस अवस्था को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। इतनी बात में आपको कोई दिक्कत है? हमारे विचार से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने क्या समझाया, फिर मैंने समझाया आपको वो मतलब 3-4 मतलब बातें समझाई थी, उनको अगर याद रख लो तो अच्छी बात है, अगर ना याद रख लो तो और अच्छी बात है। ठीक है, फिर ये मतलब यहाँ पर समझिए, मैंने ये बताया कि ये मतलब बोसोन के कण है, ये बोसोन के ये अलग अलग मतलब बोसोन के कण है, और इनकी ऊर्जाएं भी कैसी हैं, अलग अलग हैं। जब मैंने इसको क्या किया, कम ताप पर और कम दाब पर मिला दिया, तो ये सारे के सारे बोसोन के कण एक जगह पर आके एकत्रित हो गए। कैसे, अभी देखो आपको एक जगह सारे के सारे एकत्रित दिख रहे हैं, और जो ऊर्जाएं अलग अलग थी, इनकी सारी की सारी देखो ऊर्जाएं कैसी हो गई हैं, समान हो गई। अब बात क्लियर हुई, सारी की सारी ऊर्जाएं कैसी हो गई हैं, समान हो गई हैं, और ये जो पदार्थ बनकर तैयार हुआ है, इसको हम एक नई अवस्था है, और उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं, और इस बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, सुपर एटम कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर एटम कहते हैं। आ गई इतनी बात समझ में? बोलिए, कोई दिक्कत है किसी भी मतलब टाइप की? नहीं दिक्कत है। अब बात करते हैं कि चीज जैसे आपकी मम्मी ने
सब कुछ, दिवाली आ रही है, सब सामग्री मतलब बना के तैयार कर ली। अब बात आती है कि खाएगा कौन, तो खाने तुम मतलब पहुंच जाते हो कि नहीं पहुंच जाते हो। अब बात आती है कि प्लाज्मा को पहली बार दिखाएगा कौन, तो प्लाज्मा को पहली बार दिखाने की जिम्मेदारी ली दो साइंटिस्टों ने, जिनका नाम था क्या, एक का नाम था विलीमैन, कार्ल्स विलीमैन, और एक का मतलब नाम क्या था, कॉर्नेल। ठीक, तो दो साइंटिस्टों ने जिम्मेदारी ली प्लाज्मा को दिखाने की। तो प्लाज्मा को दिखाने की इन्होंने जिम्मेदारी ली। इन्होंने क्या कहा कि एक पदार्थ होता है रुबिडियम, एक पदार्थ क्या होता है, रुबिडियम। रुबिडियम को लिया और रुबिडियम से इन्होंने पहली बार बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को निकाला, दिखाया लोगों को कि ऐसे आपका बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बन सकता है। ठीक, फिर आगे चल के एक साइंटिस्ट हुए वुल्फगैंग कैटले। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोडियम आयन लिया। इन्होंने कौन सा लिया, सोडियम आयन लिया, और सोडियम आयन से इन्होंने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को दिखाया, जिनके लिए इनको रसायन का पुरस्कार, रसायन का नोबेल दिया गया। रसायन का क्या दिया गया, नोबेल दिया गया। आ गई बात समझ में। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी बात समझ में आई होगी, और दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके परिवार वालों को। चलते हैं हम लोग आगे की तरफ, और मेरे मतलब चैनल का आप लोगों को टेलीग्राम चैनल आ गया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।